हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी मास्टर में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 13 जो कि लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिले बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, विद्वान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। बल्कि दोस्तों ये कहानी है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी है, जो 1927 में उत्तर प्रदेश की बस्ती जिले में हुए थे। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई है और एक कारण की वजह से 1983 में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देख कि इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती, भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर, इतनी ममता, इतना अपन तब इस मधुर में अपने हर एक प्रयोजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। तब भी एक वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। तो दोस्तों इसमें एक फादर की बात हो रही है, जो कि मतलब जहर से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लेखक इसमें ये बता रहा है कि मतलब जो इंसान सबसे मतलब बहुत अच्छे से बात करता था, प्रेम से बात करता था, उसकी मृत्यु जहर से नहीं होनी चाहिए थी। और वो इतने अच्छे इंसान थे फादर कि इस चीज़ के साक्षी लेखक खुद थे। जब वो इलाहाबाद में थे या फिर जब वो दिल्ली में भी आए, तब भी वो सामने थे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। जिसके बड़े फादर बुल्के थे, हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर विवाक राय और सुझाव देते और हमें घरों के किसी भी उत्सव और संस्कारों में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। तो दोस्तों लेखक इसमें ये बता रहे हैं कि मतलब जो फादर थे वो उनके ये मतलब फैमिली की तरह रहते थे। और जब भी वो फादर आते थे तो मतलब बहुत अच्छे से बैठते थे, बातें करते थे। और लेखक की जो कविताएं होती थी या फिर मतलब कुछ भी होता था लेखन, तो उसमें अपनी राय सुझाव भी देते थे फादर। और बहुत ही हंसी मजाक भी करते थे। और जब भी कोई त्योहार होता था तो वो एक घर के बड़े सदस्य की तरह आगे हम लोग इनको मतलब लेखकों को आशीर्वाद भी देते थे। तो ऐसी बहुत ही महान इंसान थे फादर। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे आसपास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब झलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भूरा भरा भरा पूरा था। दो भाई, एक बहन, माँ पिता सभी थे। तो दोस्तों इसमें बता दें कि फादर कभी भी गुस्सा नहीं करते थे, वो हमेशा हंसते रहते थे, प्यार बांटते थे। और वो बेल्जियम में रहते थे। तो लेखक कभी कभी सोचते हैं कि मतलब कोई इंसान बेल्जियम में इंजीनियरिंग कर रहा हो और फिर मतलब उसकी अच्छा खासा बिग फैमिली हो, जॉइंट फैमिली, जैसे कि दोस्तों दो भाई, एक बहन, माँ पिता सभी हो, फिर भी उसने सन्यासी बनने का रास्ता क्यों चुना? तो देखते हैं दोस्तों, हम आगे पढ़ते हैं। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। घर में किस याद आती है? तो दोस्तों लेखक इसमें फादर से पूछ रहे हैं कि आपको अपने देश की याद आती है? तो फादर देखिए, फादर का जवाब देखिए। फादर कह रहे हैं कि मतलब अब मेरा देश भारत ही है। तो लेखक कहते हैं मैं आपकी जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ। तो फादर कहते हैं हाँ, मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल बहुत ही सुंदर है। तो लेखक पूछते हैं आपको घर में किसी की याद नहीं आती? तो फादर कहते हैं मुझे आती है, अपनी माँ की बहुत। फिर अक्सर माँ की स्मृति उनकी अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न वंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और चिट्ठियों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वही पादरी हो गया है और एक भाई काम करता है। उसका परिवार है, बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर में उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। तो इसमें दोस्तों लेखक बताता है कि फादर को जब भी उनकी माँ की याद आती थी तो वो उनकी यादों में डूब जाते थे। और उन्हें वैसे अपने पिता से या भाई बहन से इतना लगाव नहीं था, फिर भी उन्हें अपनी बहन की बहुत टेंशन होती थी कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। बहुत लेट शादी की थी उनके फादर की बहन ने। और उनका एक भाई वहीं पे बेल्जियम में फादरी था और दूसरा भाई वहीं काम करता था। और उन फादर के पिता व्यवसायी थे। व्यवसायी माने दोस्तों होता है मतलब अपना खुद का व्यापार होना। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर लिया था कि लड़का हाथ से गया और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए तो कहा कि मैं
संन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी। संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाले शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। तो दोस्तों फादर ने सब कुछ छोड़कर एक संन्यास बनने की सोची। तो बचपन में ही उनकी माँ कहती थी कि लड़का हाथ से निकलता जा रहा है। तो जैसे ही वो बड़े हुए फादर तो वो अपने गुरु के पास जाके कहते हैं कि गुरुजी मुझे सन्यासी बनना है। उस टाइम मतलब बेल्जियम में सन्यासी एक शर्त रख सकते हैं, जो उनकी शर्त हो वो माननी पड़ेगी। तो फादर कहते हैं कि मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों उठी? नहीं जानता, बस मन में यह था, उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिससे संग में 2 साल पाजियों के बीच धर्मचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते। फादर के मन में भारत आने की बात क्यों उठी ये तो उन्हें नहीं पता फादर को भी, लेकिन मन में था कि भारत जाना है। उनकी शर्त भी मान ली थी उनके गुरुजी ने और जैसे ही वो भारत आए तो उन्होंने 2 पाजियों के बीच में पढ़ाई भी की और 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद में एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा, उपकृति और विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़ गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ल्ड का रूपांतर भी किया। नीलपक्षी के नाम से बाद में वह सेंट जोवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। और वही बीमार पड़े पटना आए, दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर और उसकी जिंदगी जीकर। तो दोस्तों इसमें बता रहे हैं कि फादर ने कोलकाता से बीए की पढ़ाई की है, इलाहाबाद से एमए किया है और उस टाइम हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष टीचर होते थे वो उनका नाम था धीरेन्द्र वर्मा। 1950 में उन्होंने वो विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग को पूरा किया, रामकथा और उपपत्ति विकास को पढ़ा और फिर उन्होंने बाइबल को भी ट्रांसलेट किया, अपनी भाषा में समझा और फिर फादर की ने सन्यासी का संकल्प ले लिया। कभी कभी लगता है वह मन में सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे और तोड़ते नहीं थे। दासियों साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनको चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच पर से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुलते देखा है और हिंदी इसके लिए अकटे तर्क वाले द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफी के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सत्वापना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक जैसी रोशनी से भर देता था जो कि किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पिता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले लगाया जब देखा कि वह बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। वहाँ 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली की कश्मीरी गेट के निकलना काबरगाह के उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सरकारी उदास पेड़ों की घनी छा सड़क के कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले गए, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवक मुंह खुले लेटी थी। ऊपर कीरल की घनी छा थी और चारों ओर कब्र की तेजी धूप के वृत्त जितेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीह समुदाय के लोग पर ग्रीगण उनके बीच में गैरिक वासन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्धि विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सरकारी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुखी की। तो दोस्तों यहाँ क्या होता है कि जो फादर थे उनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। फादर बुल्के की जो शव था, मतलब उनकी जो डेड बॉडी थी, उसे वो एक नीली गाड़ी से उतारते हैं। फिर वहाँ पे ये जितने भी लोग खड़े थे वो सब उन्हें मतलब कब्रगाह के कोने, मतलब लास्ट एंड तक ले जाते हैं। फिर वहाँ पे जैसे ऐसा लग रहा था कि मतलब कब्र उनकी मुंह खोले थी कि मतलब आप आओ। तो दोस्तों अपरिचित आटो से दबे हुए थे, सिमट आए थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लटाई गई। महिषी विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तयोना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के डायरेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी में उनके अनुनित जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वाली लोगों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना, स्याही फैलना है, इस तरह हमारे बीच वह चल गया। सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था, जिसकी स्मृति में हम सबके मन में उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आज की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धांता हूँ। तो दोस्तों यहाँ बहुत से लोग फादर को श्रद्धांजलि देते हैं और कहते हैं धरती में जा रहे इस रतन को देख, कहते हैं कि ऐसे रतन धरती पर और पैदा हो। मतलब जो फादर थे बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, बहुत ही अच्छे थे, सबसे प्यार से बात करते थे, कभी किसी से लड़ते नहीं थे, ना गुस्सा करते थे। और दोस्तों वो हमेशा लोगों को राह दिखाते थे। उन्हीं के ऊपर इस कहानी का नाम पड़ा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी। और दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो बाय दोस्तों, थैंक्स।